न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका देश और प्रदेश की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। निजामाबाद में किसान महासम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित शाह। मिजोरम की बैराबी तरंग रेलवे परियोजना पूरी। मराठी एकता की आगे झुकी सरकार, अंबादास दानवे का बयान। तो खबरें विस्तार से। निजामाबाद में किसान महासम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित शाह। तेलंगाना के निजामाबाद में आज एक ऐतिहासिक अवसर पर आयोजित किसान महासम्मेलन को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन किया और हल्दी किसानों को सीधे तौर पर वैश्विक बाजार से जोड़ने की दिशा में कई बड़ी घोषणाएं की। पीएम मोदी ने हल्दी किसानों से किया 40 साल पुराना वादा पूरा किया है। अब उन्हें बिचौलियों से आजादी मिलेगी और उनकी मेहनत का सही मूल्य मिलेगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के जरिए अब हल्दी की पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और एक्सपोर्ट्स के लिए पूरा चैनल तैयार किया गया है। भारत माता की। क्यों भाई, निजामाबाद वालों की आवाज को क्या हो गया है? मोदी जी दिल्ली में है, उनके तक आवाज जानी चाहिए। दोनों हाथ उठाइए। तेलंगाना में सरकार बनाने के निश्चय की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित मेरे साथी मंत्री और तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष श्रीमान किशन रेड्डी जी, मेरे साथी मंत्री पूर्व अध्यक्ष श्री बंडी संजय कुमार जी, मेरे मित्र और संसद सदस्य श्रीमान एटेला राजेंद्र जी, जो हल्दी बोर्ड के पीछे पड़ गए थे और निजामाबाद में हल्दी बोर्ड लाने में जिनका बड़ा योगदान है, ऐसे हमारे सांसद अरविंद धर्मपुरी जी, श्री के लक्ष्मण हमारे सांसद जी। अब जोर से ताली बजाना। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के पहले अध्यक्ष पल्ले गंगा रेड्डी जी, श्री ए महेश्वर रेड्डी जी, श्री पैडी राकेश रेड्डी जी, श्री दंपल सूर्यनारायण राव जी, श्री दिनेश कुलाचारी जी और आज निजामाबाद की ये वीर भूमि पर आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, सबसे पहले तो मैं देश भर के, निजामाबाद के और पूरे तेलंगाना के हल्दी के किसानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आज हमारे नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2023 के चुनाव में जो वादा किया था हल्दी बोर्ड बनाने का, न केवल वो वादा पूरा किया है, हल्दी बोर्ड का हेडक्वार्टर भी इस इंदौर की धरती पर देकर यहां पर हल्दी किसानों का काम कर दिया है। भाइयों बहनों, मोदी जी जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं, इसीलिए कहते हैं मोदी जी को कहते हैं वो करते हैं। भाइयों बहनों, यहां आने के पहले निजामाबाद के लोकप्रिय नेता स्वर्गस्थ डी श्रीनिवासन श्रीनन्ना जी का आदम कद प्रतिमा का
यहां उद्घाटन किया है। मैं श्री डी श्रीवासन जी को बहुत बहुत मनपूर्वक याद कर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आज बड़े हर्ष का दिन है। मोदी जी ने देश भर के हल्दी किसानों की 40 साल 4 दशक पुरानी मांग को आज पूरा कर दिया और हल्दी बोर्ड को चालू कर दिया है। हमारे सांसद अरविंद धर्मपुरी, किशन रेड्डी, इटेला राजेंद्र जी और मेरे साथी बंडी संजय कुमार जी का बड़ा योगदान है ये हल्दी बोर्ड के लाने के लिए। आज मैं निजामाबाद की इस किसान सम्मेलन को कहना चाहता हूं, एक बार दोनों हाथ खड़ा कर मोदी जी के समर्थन में अपने स्थान पर खड़ा होकर जोर से ताली बजाकर धन्यवाद करिए हल्दी बोर्ड के लिए। मोदी जी ने वादा जो किया था वो वादे को पूरा किया बैठे बैठे, और इससे हमारे निजामाबाद की, तेलंगाना की, भारत की हल्दी आने वाले दिनों में विश्व के बाजार में पहुंचेगी। और भाइयों बहनों, हल्दी के दाम आज जो कई बार गिर जाते हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि हल्दी के दाम कभी नहीं गिरेंगे, कभी नहीं गिरेंगे। ये हल्दी की औषधीय विशेषताओं को हल्दी बोर्ड देश भर में, दुनिया भर में प्रस्थापित करेगा। निजामाबाद हल्दी के व्यापार का वैश्विक केंद्र बनेगा। एफपीओ को ताकत मिलेगी, किसानों को ताकत मिलेगी, और इसके साथ साथ भारत सरकार ने 2 कोऑपरेटिव बनाए हैं, भारत एक्सपोर्ट कोऑपरेटिव लिमिटेड और भारत ऑर्गेनिक। ये दोनों का ब्रांच यहां पर हम निजामाबाद में खोलने का भी निर्णय कर चुके हैं। और भाइयों बहनों, इसका पैकेजिंग, मार्केटिंग और एक्सपोर्ट तीनों के लिए हम बहुत जल्दी एक पूरी व्यवस्था बनाएंगे। और ऑर्गेनिक किसान जो हल्दी का उत्पादन करते हैं, इसको अमेरिका, यूरोपियन संघ, कनाडा, यूके, वियतनाम, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया जो ऑर्गेनिक हल्दी की खपत करते हैं, वहां तक पहुंचाने का काम भी हम करेंगे। भाइयों बहनों, मैं यहां आया हूं तब मैं ऑपरेशन सिंदूर की भी बात करना चाहता हूं। मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने 2014 में। बाद में मोदी जी ने इस देश की सुरक्षा को चौक चौबंद करना शुरू किया। एक जमाना था जब 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, आए दिन पाकिस्तान के आतंकवादी आते थे, हमले करते थे और भाग जाते थे, कोई बोलने वाला नहीं था। मोदी जी की सरकार में 10 साल में 3 बार बड़े प्रयास किए। उरी में किया, पुलवामा में किया और पहलगांव में भी किया। उरी में किया, सर्जिकल स्ट्राइक की, पुलवामा में किया, एयर स्ट्राइक की, और पहलगांव में किया, पाकिस्तान में घर में घुसकर ठोकने का काम किया। पहलगांव के हमले के बाद मोदी जी ने कहा था कि इनको बड़ा सबक सिखाएंगे, और पाकिस्तान धमकी दे रहा था एटम बम के,
कांग्रेसी सोचते थे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और एक दिन रात को हमारे सेना के बहादुर जवानों ने आतंकी संस्थाओं के हेडक्वार्टर को उड़ाकर सैकड़ों आतंकवादियों को धराशायी कर दिया। और आज भी राहुल गांधी कुछ न कुछ सवाल खड़े कर रहे हैं। अरे राहुल बाबा, क्या साबिती मांग रहे हो? ये पाकिस्तान वालों के हुलिया देखो तो मालूम पड़ जाएगा। जो कहते थे कि हम भारत को चैन से सोने नहीं देंगे, उनके हेडक्वार्टर को उड़ाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने किया। नरेंद्र मोदी। और भाइयों बहनों, सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर नहीं, मोदी जी ने इस देश को सुरक्षित किया। 4 दशक से नक्सलवादी इस देश का आदिवासियों के क्षेत्र में 40,000 लोगों का जान गया। मेरे कई आदिवासी भाई पैर गंवा बैठे, हाथ गंवा बैठे, जान गंवा बैठे। मुझे बताओ निजामाबाद वालों, ये नक्सलवादियों को समाप्त करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जोर से बोलो, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं कि इनको शरण में लाओ। कौन ना बोल रहा है भाई? जिसको सरेंडर करना है करे। मैं इस मंच पर से कहता हूं, सारे लोग हथियार छोड़ दो और सरेंडर करो। मगर सरेंडर नहीं करेंगे तो हमने तय किया है 31 मार्च 2026 के पहले इस देश से नक्सलवाद को हम समाप्त कर देंगे, समाप्त। मुझे बताओ निजामाबाद वालों, जिन्होंने आदिवासियों को मारा, हमारे पुलिस ऑफिसर, सुरक्षा कर्मियों को मारा, वो नक्सलवाद को समाप्त करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जोर से बोलो, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये कांग्रेस पार्टी कहती है इनके साथ बातचीत करो। हमारी सरकार का नीति है, पॉलिसी है, जिनके हाथ में हथियार है उनसे कोई बातचीत नहीं होगी। हथियार डाल दो, सरेंडर करो और मेन स्ट्रीम में दाखिल हो जाओ। 10,000 लोग उत्तर पूर्व में नॉर्थ ईस्ट में हथियार छोड़कर मेन स्ट्रीम में आए। तालुका का चुनाव लड़े, जिला का लड़े, विधायक लड़े। भाइयों बहनों, 2000 से ज्यादा नक्सली भी 1.5 साल में सरेंडर करे हैं। मगर जिनके हाथ में हथियार है उनसे कोई बातचीत नहीं होगी। और मैं आज तेलंगाना की धरती पर से कहकर जाता हूं, जो लोग नक्सलवाद को बचाने की बात करते हैं, तेलंगाना के जिन आदिवासियों की जान गई है, जिन पुलिस वालों की जान गई है, जिन सुरक्षा कर्मियों की जान गई है, इनके परिवार वालों को आप क्या जवाब दें? इतने सालों तक आदिवासी क्षेत्र में आपने विकास को रोक कर रखा है, इसका क्या जवाब दें? भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी, मुझे तो डर है कि देश भर से भागे हुए नक्सलियों को यहां पर पनाह न दे, तेलंगाना में पनाह न दे। मगर आप चिंता मत करना, केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार है, नरेंद्र मोदी सरकार। हम 31/3/26 तक इस देश के नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे। भाइयों बहनों, बारिश आने वाली है, मुझे लंबा नहीं बोलना है, मगर तेलंगाना वालों के विडंबना पर मैं जरूर बात करना चाहता हूं।
यहां टीआरएस की सरकार थी, बड़ा करप्शन किया या नहीं किया भाई बताओ तो जरा। अरे जोर से बोलो, किया है नहीं किया? और जोर से बोलो, किया है या नहीं किया? और जोर से बोलो, किया है या नहीं किया? धारानी, कालेश्वरम, टीएसपीएससी, सिंगरेनी भर्तियां, ईएएम, सीईटी की परीक्षाएं, ये सारा करप्शन किया था ना। अब तेलंगाना की जनता रेवंत रेड्डी गारू को लाई, एक में भी केस किया है क्या? अरे बोलो भाई, किया है क्या? ये तेलंगाना पहले चंद्रशेखर राव जी के परिवार का एटीएम था, अब कांग्रेस दिल्ली का एटीएम बन गया, कोई फर्क नहीं पड़ा है। आज भी भ्रष्टाचार टीआरएस के शासन की तरह ही हो रहा है। आज भी नक्सलियों को बचाने की बात हो रही है। आज भी मोदी जी की योजनाओं को नीचे लागू नहीं होने दे रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं कहने आया हूं, एक बार किसान, दलित, आदिवासी, महिला और युवा का भला चाहते हैं, मेरे पिछड़े वर्ग का, ओबीसी का भला चाहते हैं, तो वो भला केवल मोदी जी की डबल इंजन सरकार ही कर सकती है, और कोई भला नहीं कर सकता। हम तो भ्रष्टाचार के कारण तेलंगाना की जनता ने टीआरएस को निकाला, बीआरएस को निकाला, और उनके भी भ्रष्टाचार ज्यादा करने वाले, भ्रष्टाचार में उनके बाप जैसी कांग्रेस पार्टी आ गई। तेलंगाना वहीं का वहीं रह गया। भाइयों बहनों, तेलंगाना के चहुमुखी विकास के लिए यहां कांग्रेस पार्टी की सरकार भी नहीं चलेगी, टीआरएस की भी सरकार नहीं चलेगी। केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। आज यहां पर मोदी जी ने किसानों को कहा हुआ एक और वादा पूरा हुआ है। मोदी जी ने किसानों के भले के लिए ढेर सारे काम किए हैं। बजट में 1 लाख करोड़ की बढ़ोतरी की है। हर किसान के अकाउंट में 6,000 रुपया जाता है। यूरिया, डीएपी के दाम बढ़ने नहीं दिए। किसान बीमा पहले कभी मिलता नहीं था, अब किसान को मिल रहा है, और अब हल्दी बोर्ड की भी रचना हो गई है। भाइयों बहनों, आने वाले दिनों के में मोदी जी ने दलित, पिछड़े, आदिवासी, गरीब, युवा और महिला के लिए, किसानों के लिए जो काम किए हैं, हम उसको आगे चालू रखेंगे। और मैं रेवंत रेड्डी को कहकर जाता हूं, भाई रेवंत रेड्डी जी, आपको जनता ने पावर दी है, हमारे तेलंगाना को नक्सलियों का अड्डा मत बनने देना, मत बनने देना। और भाइयों बहनों, वो जो करे वो करे। फिर से मैं आपको कहकर जाता हूं, 31 मार्च 2026 को हम नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे, पूरे देश से समाप्त करेंगे। फिर से एक बार तेलंगाना के और देश भर के हल्दी के किसानों को मोदी जी की ओर से बहुत बहुत बधाइयां और हल्दी बोर्ड बनने के बहुत बहुत अभिनंदन। वंदे मातरम। मेरे साथ पूरे जोश और खरोश के साथ दोनों हाथ उठाकर प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप कंधे पर है वो यहां आ जाए, आगे स्टैंड वाले सेट कर कर बैठ जाए जरा। तुम आगे आ जाओ भाई, पीछे जो अकेला स्टैंड बगैर का है। आज भारत भर के करोड़ों किसान
और विशेषकर तेलंगाना के हल्दी के खेती करने वाले सभी किसानों की 40 साल से मांग थी कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड बनाया जाए। आज मोदी जी ने इसको विधिवत रूप से पूरा करने का काम किया। इसके शुभारंभ के मौके पर मेरे साथ मंच पर उपस्थित मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी श्री जी किशन रेड्डी जी, मेरे मंत्रालय में मेरे साथी केंद्रीय मंत्री श्री बंडी संजय कुमार जी, श्री टुमल्ला नागेश्वर राव जी, कृषि मंत्री तेलंगाना श्रीमती दानसरी अनसुया जी, पंचायती राज मंत्री तेलंगाना, जिन्होंने हल्दी बोर्ड के लिए बड़ी झगड़ा किया है भारत सरकार से, ऐसे हमारे सांसद अरविंद धर्मपुरी जी, हमारे सांसद के लक्ष्मण जी, और पहले हल्दी बोर्ड के चेयरमैन भी, सिर्फ हेडक्वार्टर नहीं, चेयरमैन भी हमने तेलंगाना से ही दिए हैं। श्री पल्ला गंगा रेड्डी जी, खड़े हो जाइए भाई। और आज इस सभा में आए हुए हल्दी उगाने वाले मेरे प्यारे किसान भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले मैं सभी किसान भाइयों बहनों को विनती करना चाहता हूं कि एक बार मोदी जी के सम्मान में जोर से ताली बजाकर मोदी जी का स्वागत करिए। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि एक वादा देश के प्रधानमंत्री जी ने देश भर के हल्दी की खेती करने वाले किसानों को किया था, और विशेषकर तेलंगाना और निजामाबाद में किया था। वो वादा आज पूरा हो जाने है, और मेरा सौभाग्य है कि हल्दी बोर्ड का उद्घाटन मेरे हाथों हो रहा है। देश भर के हल्दी के किसानों को, जो श्रम करते हैं, जो देश भर के लोगों को स्वस्थ रखने में अपनी भूमिका निभाते हैं और देश को समृद्ध करने में भी अपनी भूमिका निभाते हैं, वो सभी हल्दी के किसानों को मेरी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। अपना ये निजामाबाद कई दशकों से हल्दी की राजधानी के रूप में जाना जाता है। यहां के किसान हल्दी सदियों से उगाते हैं, मगर उसको वैश्विक बाजार जितना मिलना चाहिए, इतना दुनिया के बाजार में आपका हल्दी नहीं जाता है। ये बोर्ड बनने से 3-4 साल में ही निजामाबाद की हल्दी दुनिया के ज्यादातर देशों में पहुंचेगी, इसका मुझे विश्वास है। 2023 के चुनाव के दौरान मोदी जी ने यहां पर तेलंगाना में हल्दी बोर्ड की घोषणा की थी। अक्टूबर 23 में इसकी अधिसूचना जारी की, 25 में इसको शुरू किया, और आज 29 जून 2025 को इसका टेम्पररी हेडक्वार्टर भी हमने चालू करने का काम कर दिया है। और अब हल्दी बोर्ड विधिवत रूप से काम चालू करने के बाद हल्दी के किसान बिचौलियों के भरोसे नहीं रहेंगे। पैकिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और एक्सपोर्ट, ये पूरी चैनल ये अपना हल्दी बोर्ड प्रस्तापित करेगा।
और हम सब जानते हैं, सदियों से भारत के लोग कटु होने के बावजूद भी हमारी माताएं हल्दी अपने खाने में डालती है। कोई पागल नहीं है, कटु स्वाद क्यों लेगा? परंतु सबको मालूम है कि हल्दी एंटी वायरल है, एंटी कैंसर है और एंटी इंफ्लेमेटरी है। और हल्दी के औषधीय गुण दुनिया भर में इसको वंडर ड्रग के रूप में जानते हैं। एक आश्चर्यजनक दवाई है जो कई सारे रोगों को एक साथ मानव शरीर से थोड़ी सी मात्रा में खाए तो समाप्त कर देती है। अब ये जो हल्दी को कैसे खाना जाए वो नहीं जानते हैं, इसकी कैप्सूल बनाकर खाते हैं। मगर मैं तो पैदा हुआ तब से मेरी मां हर रोज खाने में थोड़ा थोड़ा सप्रमाण हल्दी खिलाती है और शरीर हमारा स्वस्थ रहता है। हमारे यहां उच्च कर्क्यूमिन वाली हल्दी भी उपलब्ध है, 7.8% और 6% से ज्यादा, जो विश्व भर में कहीं उपलब्ध नहीं है। और अब ऑर्गेनिक हल्दी का भी जीआई टैग प्रोडक्शन और जीआई टैग मार्केटिंग हमने शुरू किया है। और मित्रों, आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा, भारत सरकार ने 2030 तक $1 बिलियन के हल्दी के निर्यात का, एक्सपोर्ट का लक्ष्य रखा है। और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर $1 बिलियन के एक्सपोर्ट के लक्ष्य को अचीव करने की हमने पूरी तैयारी भी की है। ये जो बोर्ड बनेगा, ये हल्दी की ज्यादा से ज्यादा कीमत हल्दी के किसानों तक पहुंचे, इसके लिए काम करेगा। इंटरनेशनल मार्केट में हल्दी की खपत को बढ़ाने के लिए प्रचार प्रसार करेगा। संभावित बाजार में भारत की हल्दी के अंदर जो औषधीय गुण है, इसका भी प्रचार प्रसार करेगा। उनकी गुणवत्ता और सुरक्षा मानांक विश्व स्तर के हो, इस प्रकार का पैकिंग की भी शुरुआत करेंगे। किसानों को हल्दी खेत से कैसे निकालनी, जिससे एक्सपोर्ट में कोई बाधा ना आए, इसका प्रशिक्षण और कौशल विकास, इसकी ट्रेनिंग देने का भी काम करेंगे। और हल्दी के स्वास्थ्यवर्धक गुणों पर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर उसको विश्व के लिए प्रस्तावित करने का काम करेंगे। तेलंगाना में निजामाबाद, जगतियाल, निर्मल और कामारेड्डी जिला भारत के टॉप हल्दी उत्पाद करने वाले जिलों में होता है। और मित्रों, 2025 में हल्दी के किसानों को 18 से 19 हजार प्रति क्विंटल रेट मिला है। रेड्डी जी के नेतृत्व में जब ये बोर्ड बढ़े चलेगा, मुझे पूरा विश्वास है कम से कम 3 साल में हम 6 से 7 हजार रुपया ज्यादा किसानों को मिल पाए, इस तरह की मार्केटिंग की चयन करेंगे। 23-24 में भारत में 3 लाख हेक्टेयर में हल्दी हुई है और 10,74,000 10,74,000 टन हल्दी का उत्पाद हुआ है। मोदी जी ने किसान एक्सपोर्ट जो करे, इसका फायदा किसान को मिले, इसलिए कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट, भारत कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड भी स्थापना की है। और जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं, प्राकृतिक खेती करते हैं, इसके लिए भारत ऑर्गेनिक कोऑपरेटिव लिमिटेड की भी स्थापना की, जिससे आपके ऑर्गेनिक उत्पाद का विश्व में जो दाम मिलेगा, उसका फायदा
व्यापारी को नहीं मिलेगा, अपने किसान को मिलेगा। और मैं आज यहां कह कर जाता हूं, बहुत कम समय में इसी शहर में निजामाबाद में हल्दी के साथ साथ भारत ऑर्गेनिक कोऑपरेटिव लिमिटेड और भारत कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड दोनों की भी ब्रांच ऑफिस निजामाबाद में खोलकर हल्दी के एक्सपोर्ट को आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। मित्रों, मोदी जी ने एक शासन में एक कल्चर डेवलप किया है कि जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। 2023 में जो वादा किया था, 28 मई 2025 में आज हेडक्वार्टर समेत पूरी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी गई है। मैं हमारे सारे यहां जो नेता बैठे हैं, तेलंगाना सरकार के 2 प्रतिनिधि है, भारत सरकार के 2 प्रतिनिधि है, यहां के सांसद है, हमारे चेयरमैन साहब है, इस सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और अंत में फिर से एक बार निजामाबाद, तेलंगाना और भारत भर के सभी हल्दी के किसानों को बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन। बढ़ते अगली खबर की ओर। मिजोरम की बैराबी सेरांग रेलवे परियोजना पूरी। पूर्वोत्तर भारत की ऐतिहासिक और रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बैराबी सेरांग रेलवे परियोजना पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। यह परियोजना मिजोरम को देश के बाकी हिस्सों से रेल मार्ग के जरिए बेहतर ढंग से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम है। रेलवे ट्रैक, स्टेशन, पुल और सुरंगों सहित सभी संरचनात्मक कार्य पूरे कर लिए गए। अब यह महत्वाकांक्षी परियोजना भारत सरकार के औपचारिक उद्घाटन की प्रतीक्षा कर रही है। यह परियोजना पूर्वोत्तर राज्यों की कनेक्टिविटी को मजबूती देने के साथ साथ क्षेत्र में व्यापार, पर्यटन और रणनीतिक गतिविधियों को भी नई दिशा देगी। प्रोजेक्ट एक हिस्टोरिकल इवेंट या हिस्टोरिकल मूवमेंट बोल सकते हैं कमीशनिंग ऑफ दिस प्रोजेक्ट आईजोल के लिए, क्योंकि हमारे नॉर्थ ईस्ट में टोटल जो 8 स्टेट्स हैं, 8 स्टेट में से ये 4th स्टेट जो है उसकी कैपिटल ये कनेक्ट होगी। सबसे पहले हमारे 3 कैपिटल कनेक्टेड हैं, गुवाहाटी, अगरतला और ईटानगर, और ये 4th स्टेट होगी। ये वन ऑफ द रिमोटेस्ट स्टेट आती है और ये पूरी की पूरी स्टेट जो है हिली एरिया पे है, मतलब कि हिली एरिया में है। और इसमें जो है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जो है काफी इश्यू रहता है, क्योंकि अभी तक जो है हाईवे का जो कंडीशन भी बहुत अच्छा नहीं है और बाकी जो सिर्फ बाय एयर वाला ही जो है आने जाने का जो है मेन यहाँ पर मीडिया है। ये जो प्रोजेक्ट है टोटल 51.38 किलोमीटर लंबा है और इस प्रोजेक्ट को जो सैंक्शन 2008-9 में सैंक्शन हुआ था और इसका जो इम्पोर्टेंस को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया था। उसके बाद में इसका सर्वे किया गया, सर्वे के बाद में लैंड एक्विजिशन हमारा हुआ था 2014 तक और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका फाउंडेशन स्टोन लिए किया था 29 नवंबर 2014। फिर फिजिकली इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू हुआ था और अभी जो हमारा 2025 में आके ये प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हुआ है। इस प्रोजेक्ट में ये है कि जो हमारा 51 मीटर का अलाइनमेंट है, ये पूरे का पूरा जो हमारा हिली टेरेन में से पास होता है। जो हिली टेरेन जो हमारा जंग हिमालयज है, इसमें 31% हमारा टनल है, मतलब कि 15.8 किलोमीटर, 21% अराउंड 12 किलोमीटर जो है हमारे टोटल ब्रिज की लेंथ आ जाती है और बाकी जो 44% बन जाता है वो हमारा मोस्टली जो है डीप कटिंग के बीच में आता है। तो अगर आप देखेंगे कि ये पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, टनल, ब्रिज और डीप कटिंग मोस्टली जो है। तो इसलिए पूरी की पूरी अलाइनमेंट में काम करना एक हमारे लिए काफी बड़ा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि ये जंग हिमालय के बीच में जो है, जैसे आपने यूएसवीआर प्रोजेक्ट भी देखा होगा, बाकी प्रोजेक्ट देखे होंगे, इस पे इश्यू क्या होता है कि आप कोई भी काम करने जाओ, चाहे आप टनल बनाने जाओ, चाहे आप उसमें ब्रिज बनाने जाओ, चाहे आप उसमें ओपन कट भी करते हो, हर एक में अपना अलग अलग टाइप का एक आप चैलेंज रहता है। और टनलिंग में खूब इसमें कोलैप्सेज होते हैं, जब हम करते हैं टनल में काफी टाइम लग जाता है, पानी का इनग्रेस वगैरह काफी हो जाता है। हाल तो उसके लिए टेक्निक्स डेवलप हुई है, थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन हमने इसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। ब्रिजेस में ब्रिज, क्योंकि इस पे जो है टोटल 153 नंबर ऑफ ब्रिजेस है, छोटे बड़े मिला के, जिसमें से 88 छोटे ब्रिज हैं, 10 इसमें जो है हमारे आरओबी और आरयूबीज हैं और 55 मेजर ब्रिजेस हैं। टोटल 55 जो मेजर ब्रिजेस है उसमें 280 स्पान्स हैं। 280 स्पैन में 43,000
मीट्रिक टन स्टील यूज हुआ है। और जो भी ये हमारे स्टील गर्डर फैब्रिकेट हुए हैं वो मिजोरम में नहीं, वो हमारे छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, वहां पे फैब्रिकेट होके उन गर्डर्स को वहां से ट्रांसपोर्ट किया गया है। ट्रांसपोर्टेशन बाय ट्रेन, देन बाय रोड, और उसके बाद में छोटे ट्रेलर से हमें इसको साइड पे पहुंचाया गया है। गर्डर, बड़े गर्डर को बड़े ट्रेलर से लाके जो है हाईवे के किनारे इसको ट्रांसशिपमेंट किया जाता था, छोटे ट्रेलर पे लोड किया जाता था। छोटे ट्रेलर भी हमारे साइड पे पहुंचने में मतलब कि इतने सक्षम नहीं थे, जिसके लिए उसके आगे और पीछे जो है चेन माउंटेड क्रेन लगा के आगे पीछे उसको जो है पुल और पुश में उसको ले जाना पड़ा। बाकी इसका जो सारे के सारे ब्रिजेस मैक्सिमम स्लोप्स के ऊपर आ रहे हैं। स्लोप के ऊपर कंस्ट्रक्शन भी अपने आप में काफी डिफिकल्ट होता है, तो वो भी खैर उसको किया गया। बाकी जो मेन जो चैलेंजेस इस प्रोजेक्ट के रहे, सबसे बड़ा जो चैलेंज है इसका वर्किंग सीजन। यहाँ पर प्रोलॉन्ग और हैवी मानसून होता है, जो कि हमारा ऑलमोस्ट 4.5 से 5 महीने, बल्कि नवंबर से लेकर मार्च तक हमें यहाँ का वर्किंग सीजन मिल पाता है। उसके बाद में बाकी वाले में आपके बारिश बहुत ज्यादा होती है, लैंडस्लाइड बहुत ज्यादा होती है, रास्ते बंद हो जाते हैं, काम करना बड़ा मुश्किल होता है। नंबर दूसरा, यहाँ पे जो लेबर है उसकी बड़ी शॉर्टेज रहती है, क्योंकि लेबर यहाँ पर मिलती नहीं है। जितनी भी लेबर आएगी आपकी एडजेसेंट स्टेट से आती है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, देन असम, यूपी, और उसकी लेबर, क्योंकि ये रिमोट स्टेट है, आजकल काम की कहीं भी कमी नहीं है, इसलिए और 4 से 4.5 महीने का काम टाइम मिलता है, वो भी ज्यादातर फेस्टिवल वाला सीजन होता है, तो लेबर यहाँ पे जो है रिटेंशन उसका काफी मुश्किल हो जाता है। उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन, जो मैंने आपको बता दिया था, ट्रांसपोर्टेशन अपने आप में काफी एक जो है चैलेंजिंग वर्क है। मटेरियल अवेलेबिलिटी, मटेरियल यहाँ पे कोई भी, चाहे आप गिट्टी बोल लीजिए, चाहे आप सैंड बोल लीजिए, मिजोरम में कुछ भी नहीं मिलता है। हमें सारे का सारा मटेरियल जो है या असम से या वेस्ट बंगाल से या इवन झारखंड से, इवन गिट्टी भी हमें ट्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट करके यहाँ लानी पड़ती है, और ट्रेन से जो है बाय रोड हम इसको ले जाते हैं। सर एक चीज सुनना चाहूंगा, आपने सारी की बात करें तो कहाँ स्टैंड होता है, इसकी लाइबिलिटी कितनी है, लाइफ कितनी आप लोग देख रहे हैं, कितना मजबूत है ये, क्योंकि लैंडस्लाइड्स का यहाँ इशू रहता है बरसात के सीजन में, काफी उससे नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि जैसे मैंने आपको बता दिया है कि हम अपने प्रोजेक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 51 किलोमीटर में से हमारा टनल, ब्रिज और ओपन में हमारे डीप कटिंग्स है। हमने अपनी तरफ से पूरे का पूरा कोशिश किया गया है कि जितना भी हमारा ओपन पोर्शंस है, क्योंकि लैंडस्लाइड जो भी होंगे वो मेनली ओपन पोर्शंस में होते हैं, सारे के सारे जो है, अभी आप देखेंगे कि हमने जो है जितना हमसे मैक्सिमम हो सकता था हमने उसके एडिक्वेट प्रोटेक्शन वर्क उस पे हमने कर दिए हैं, और जिससे कि आपके लैंडस्लाइड के जो स्टेबलाइजेशन का मतलब कि काफी अच्छे तरीके से हो गया, और लैंडस्लाइड के चांसेस जो है काफी हद तक कम हो गए हैं। और हमने ये इंश्योर किया है कि ये जो रेलवे लाइन बने एक सेफ, एक स्टेबल और ऐसा रेलवे लाइन की जो मानसून में भी ये इफेक्ट ना हो। और इवन जब अभी हमारे कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी ने इसका इंस्पेक्शन किया है, तो उन्होंने जो है इसको मतलब की आउट ऑफ 190 किलोमीटर पर आवर के इसको जो है ऑथराइज किया गया। उसी से आप ये मतलब की अंदाजा लगा सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन जो है, इसकी क्वालिटी जो है कैसी रही होगी। हाइट की बात करें सर, बनाया है, कितना इसको आप मान रहे हैं इम्पोर्टेंट, और कितना सक्सेसफुल है प्रोजेक्ट? आज इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट में 2nd हाईएस्ट ब्रिज है, क्योंकि सबसे बड़ा जो टालेस्ट ब्रिज है हमारे जिरीमा इम्फाल प्रोजेक्ट में आता है। उसके बाद में हमारे प्रोजेक्ट का सबसे हाईएस्ट ब्रिज है जो 114 मीटर है। और जैसे मैंने इसकी लाइफ आपको बता दिया कि जो आपकी 100 ईयर की लाइफ के लिए इसको डिजाइन किया गया है। मिजोरम के स्टेट खास आइजोल को देखते कितना ध्यान, क्योंकि टूरिज्म आप लोग कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं बड़े हो, कि टूरिज्म में इंडियन रेलवेज हमेशा से इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। रेलवे स्टेशन बनने से टूरिज्म पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ेगा, कुछ आप लोगों ने कुछ इस पे सर्वेस की, थोड़ा आप जानकारी सकते? ऐसा कोई स्पेसिफिक सर्वे तो हमने नहीं किया है, लेकिन आपने जैसे देखा कि मिजोरम सबसे रिमोट स्टेट है, ट्रांसपोर्ट के मीन्स यहाँ पर है नहीं है। अभी भी जो है आपका टूरिज्म बहुत कम है, लेकिन टूरिज्म पोटेंशियल जहां पे बहुत ज्यादा है, यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी काफी ज्यादा है। एक बार हमारा जो है रेलवे सर्विस जहां पे कमीशनिंग हो जाती है, ट्रेन फेयर का वहां पे काफी कम हो जाएंगे, ओवरनाइट जर्नी हो जाएगी हमारी जहां से गुवाहाटी जाने के लिए, जिससे कि आपका टूरिज्म आपका काफी जो है मतलब आपका बढ़ जाएगा। कनेक्टिविटी कितनी आसान, मिजोरम एक छोटा रिमोट स्टेट है, कितना आसान हो जाए कनेक्टिविटी? दिल्ली और मेट्रोपॉलिटन सिटीज से कितनी आसान होगी कनेक्टिविटी? कनेक्टिविटी तो बहुत आसान हो जाएगी आपकी। आज को जैसे बता दीजिएगा, बाय रोड अगर आप गुवाहाटी जाते हो तो आपको कम से कम जो है 14 to 18 आवर्स लग जाएंगे जाने के लिए। वो भी है कि अगर आपका हाईवे थ्रू है तो, लेकिन अगर आपका मानसून का सीजन है,
बीच में कहीं रोड ब्लॉक हो गया तो फिर तो आप टाइम का कर नहीं सकते, लेकिन रेलवे का जो है मोस्टली जो है आप 12 आवर्स के बीच जो है आप गुवाहाटी में पहुंच जाओगे और वही ट्रेन कनेक्टिविटी आपकी जो है, क्योंकि रेलवे नेटवर्क से जुड़ जाएगा, फिर तो आपके इंडिया के किसी भी कोने से ट्रेन के थ्रू आप जा सकते हो। हाँ, ये प्रोजेक्ट जो है इसका फाउंडेशन स्टोन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी ने 29 नवंबर 2014 में किया था और ये हमारे लिए खुशी की बात है कि ये उन्हीं के कार्यकाल में ये प्रोजेक्ट हमारा कमीशन होने जा रहा है और ये 11 ईयर्स के जो हमारी गवर्नमेंट के अचीवमेंट्स हैं उनमें से भी एक अचीवमेंट रहेगा। हाँ हाँ मैं टनल से आ जाऊँ। नहीं रही हाँ चलो थोड़ा साइड दो मुझे भी। बना लीजिए हेलो पता था बैटरी खत्म हो जाएगी। बैग पूरा पानी में सर ये पेड़ निकलेंगे देखने में। चला रहे 20 किलोमीटर से 40 किलोमीटर चल गए नहीं 20 चल गए 20 है ना। काम तो मॉनिटर करने में काम आएगा। ये बिना कैमरा लगा दीजिए। सेकंड टनल बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मराठी एकता के आगे झुकी सरकार, अंबादास दानवे का बयान।
महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्कूलों में तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को अनिवार्य किए जाने के फैसले के खिलाफ महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने आज मुंबई में जोरदार प्रदर्शन किया है। वहीं शिवसेना के वरिष्ठ नेता अमरदास दानवे ने एक बयान में कहा है कि सरकार को अपना निर्णय मराठी जनता के दबाव में वापस लेना पड़ा है। दानवे ने कहा है कि जब मराठी लोग एकजुट हुए तो उनके दबाव के कारण सरकार को यह फैसला वापस लेना पड़ा। ठाकरे बंधु भी इस मुद्दे पर एक साथ आए हैं, लेकिन असली ताकत मराठी लोगों की एकता थी। यह बयान उस फैसले को लेकर आया जिसे सरकार ने मराठी समाज के विरोध के बाद वापस ले लिया। एकत्र हुए सब मराठी लोग एक हुए, उसके दबाव से सरकार ने निर्णय लिया है। और जो ठाकरे उद्धव जी और राज जी उनके साथ भी जो पूरे मराठी जनता एक हुई, उसका ही जीत उसकी। ठाकरे ब्रदर्स वापस आ रहे थे, इसको कहीं ना कहीं देखते हुए इस तरीके का निर्णय लिया गया, ऐसा लग रहा है सरकार। ये देखो, ठाकरे बंधु तो एक आ ही गए, लेकिन सब मराठी लोग भी एक आए, इसके दबाव से सरकार ने निर्णय वापस लिया। सर कल जिस तरीके से सरकार ने, मैं बात करूंगा, हार भारत जी को करना दो। महाविकास आघाडी एकत्रित शिवाजी महाराजांच्या दादा बुलावा है क्या है? अरे शॉट लेने दे यार। अरे आपके कैमरा में मैं कैसे बोलूं? दादा उद्धव ठाकरे के खिलाफ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिंदी अनिवार्यता पर जयंत पाटिल का बयान। एनसीपी एससीपी के वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल ने राज्य सरकार की 3 भाषा नीति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जनता के विरोध के चलते सरकार को पीछे हटना पड़ा। पाटिल ने कहा कि महाराष्ट्र के लोग जानते हैं कि हिंदी एक वैकल्पिक भाषा है, लेकिन जब से इसे अनिवार्य बनाने की कोशिश हुई है तो राज्य में वह नीति नहीं चली। जन भावनाओं का सम्मान करते हुए सरकार को 3 भाषा नीति पर अपना जीआर वापस लेना पड़ा। उन्होंने सरकार पर एक तरफा फैसले थोपने का आरोप लगाते हुए कहा है कि यह मराठी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के साथ अन्याय से देखते हैं। विरोधकों की ओर से लगातार आरोप किया जा रहा है, बड़ी जीत मांगे। महाराष्ट्र में लोगों को इसके पहले भी मालूम है कि हिंदी एक ऑप्शनल भाषा है, ले सकते हैं, लेकिन उसको कंपल्सन करना ये महाराष्ट्र में एक्सेप्ट नहीं हुआ और सारी जनता इकट्ठा आ गई और इसीलिए सरकार को अपने निर्णय वापस लेना पड़ा। 5 जुलाई को जो अपोजिशन ने एक रैली रखी थी, अब उसे नाम दिया गया है विजय रैली। मानते हैं कि दोनों ठाकरे ब्रदर्स और पूरे विरोधक जो है इस तरीके से साथ में आ रहे थे, इसका कहीं ना कहीं डर देखा गया सत्ताधारी में। उसका यही मतलब है, क्योंकि पूरी सोच समझ के जब निर्णय आप लेते हैं और उसके बाद में आपको निर्णय विड्रॉ करना पड़ता है, इसका मतलब है कि लोगों का दबाव, सारी राजकीय ताकतें इकट्ठा आने वाली है। ये देखने के बाद सरकार ने ये विड्रॉल किया है। बढ़ते अगली खबर क्यों। कोलकाता गैंगरेप पर इमरान मसूद बोले न्याय हो राजनीति नहीं।
कोलकाता गैंगरेप मामले में बीजेपी द्वारा 4 सदस्यीय जांच समिति गठित किए जाने को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि यह पुलिस और कानून का मामला है। देश का कानून इतना सक्षम है कि दोषियों को सजा दिला सके। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इसे राजनीति का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। इमरान मसूद ने जोर देकर कहा है कि इस मामले में सबसे जरूरी है कि पीड़िता को न्याय मिले और राजनीति से ऊपर उठकर कार्रवाई हो। वो कोलकाता जा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं फास्ट ट्रैक में ये मामला होना चाहिए और टीएमसी की सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है लॉ एंड ऑर्डर के मामले में। देखिए, बीजेपी की सीबीआई है, एनआईए है, क्या है जो फैक्ट फाइंडिंग करेगी? ये काम पुलिस का है और देश का कानून सशक्त है और देश का कानून उन्हें सजा दिलाने में सक्षम है। अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये आपराधिक घटनाएं और इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं, क्या ये पूरे देश में नहीं हो रही हैं? तो सब जगह होती हैं। ये एक विकृति है और इस विकृति के लिए बौद्धिक जागरूकता जरूरी है। उस बौद्धिक जागरूकता के लिए आप प्रयास नहीं कर रहे हो, केवल राजनीति कर रहे हो। ये राजनीति का विषय नहीं है और राजनीति इसके ऊपर होनी भी नहीं चाहिए। जिस बच्ची के साथ अन्याय हुआ उस बच्ची को इंसाफ मिले, उसके लिए मुलजिमों का पकड़ा जाना, कोर्ट के अंदर जाकर के उनको सजा दिलाना, इसके ऊपर प्रयास होना चाहिए, ना कि ये जो बातें आप कर रहे हैं। क्या आपकी स्टेट के अंदर नहीं हुआ? ये आपकी स्टेट के अंदर भी बहुत घटनाएं हैं, बहुत विभत्स घटनाएं हैं, बहुत विभत्स घटनाएं हैं। उन घटनाओं के ऊपर आपने कभी फाइंडिंग कमेटी भेजी? कौशाम्बी के अंदर कल जो हो रहा था, किस बात के लिए हो रहा था? आपने वहां फाइंडिंग कमेटी भेजी? तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आप बना करके जो भेजने की बातें कर रहे हो, ये राजनीति का आप मैदान बनाना चाहते हो, ये ठीक नहीं है। बढ़ते अगली खबर क्या? चारधाम यात्रा से प्रतिबंध हटा, यमुनोत्री मार्ग पर बहाली जारी। गढ़वाल मंडल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने जानकारी दी है कि भारी बारिश के चलते लगाए गए चारधाम यात्रा पर 24 घंटे के प्रतिबंध को अब हटा लिया गया है। उन्होंने बताया है कि कल रेड अलर्ट को देखते हुए एहतियातन यात्रा पर रोक लगाई गई थी। आज सुबह स्थिति की समीक्षा के बाद यात्रा को पुनः बहाल कर दिया गया। हालांकि स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षकों और प्रशासन को यह अधिकार दिया गया है कि वे होल्डिंग पॉइंट पर वाहनों को रोक सकते हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति से बचा जा सके। देखिए, चारधाम यात्रा को लेकर कल हम लोगों ने जो रेड अलर्ट था उसकी वजह से 24 घंटे के लिए यात्रा पर प्रतिबंध लगाया गया था। आज सुबह सिचुएशन को फिर से एक बार रिव्यू किया गया और ये निर्णय लिया गया कि यात्रा को जो प्रतिबंध था उसको हटा लिया गया है और सभी जो यात्रा रूट पे आने वाले डीएम और एसएसडीज हैं, स्थानीय प्रशासन है, उनको यह अधिकार दिया गया है कि स्थानीय मौसम और परिस्थितियों को देखते हुए यदि उन्हें आवश्यकता महसूस होती है तो अपने अपने जनपदों में जो होल्डिंग पॉइंट्स हैं वहां पर वाहनों को रोक सकते हैं। क्योंकि मॉर्निंग में जब हमारी चर्चा रुद्रप्रयाग से उत्तरकाशी और चमोली के जिलाधिकारियों से हुई तो बताया कि वहां बारिश बंद है और क्लाउडी वेदर है, रोड्स आमतौर पर खुली हैं, तो उन्होंने कहा कि सब धीरे धीरे लोगों को भेजा जा सकता है। तो सभी परिस्थितियों को विचार करके ये निर्णय लिया गया है। यमुनोत्री में अभी इश्यूज हैं, तो यमुनोत्री की यात्रा जनपद स्तर पर ही निर्णय लिया गया है कि अभी वो रेस्क्यू का काम चल रहा है, रोड रेस्टोरेशन का काम चल रहा है, उसको पूरा करेंगे। गंगोत्री में कोई इश्यू नहीं है। तो ये मैं कह सकता हूं कि जो हमारा रजिस्ट्रेशन का सस्पेंडेड था वो भी चालू कर दिया गया है, साथ ही यात्रा पर जो प्रतिबंध था वो हटा लिया गया है। बढ़ते अगली खबर क्या? कोलकाता गैंग रेप मामले में भाजपा की 4 सदस्यीय टीम जांच के लिए पहुंची। कोलकाता में कथित सामूहिक बलात्कार मामले की जांच के लिए भाजपा की 4 सदस्यीय टीम कोलकाता पहुंच रही है। भाजपा विधायक अग्निमित्र पॉल ने बताया है कि हमारी टीम आज कोलकाता एयरपोर्ट पर पहुंच रही है। हम उन्हें रिसीव करेंगे और लाल बाजार पुलिस मुख्यालय लेकर जाएंगे। वहां हम पुलिस कमिश्नर से मिलने का प्रयास करेंगे। साथ ही हमने मुख्य सचिव को भी ईमेल भेजा है, उनसे भी मिलने का अनुरोध किया है। उन्होंने आगे कहा है कि इसके बाद हम दक्षिण कोलकाता के लॉ कॉलेज जाएंगे जहां यह घटना हुई थी। इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित करेंगे। हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हमारे साथ सम्मानजनक व्यवहार करेंगी। हम आंदोलन करने नहीं, केवल मामले की जांच करने आए। आज दिल्ली से हमारे नेशनल प्रेसिडेंट नड्डा जी के निर्देश में एक 4 जन का टीम आ रही है, जिसमें डॉक्टर सत्यपाल सिंह, हमारे मीनाक्षी लेखी जी,
माननीय एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड और सांसद मनन मिश्रा जी, राज्यसभा के सांसद, 4 दिन का टीम आ रहा है और उनको एयरपोर्ट से लेकर हम लोग गुजर जाएंगे। वहाँ से करीब 2:30 बजे लाल बाजार सीपी ऑफिस को हम लोग मेल किया है लाइन के लिए। सीपी के साथ मुलाकात करने का हमारा टीम का इच्छा है। वहाँ से हम लोग मेल किए हैं चीफ सेक्रेटरी को, वहाँ भी जाने का हम लोग का मन है 3 बजे। और वहाँ से हम लोग कलकत्ता साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज, जहाँ पर घटना घटी है महिला को लेकर जो गैंग रेप हुआ है, वहाँ पर हम लोग को जाने का विषय है। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज एक फिर वापस चलते हैं। देखिए, ये तो नहीं बोल सकते, लेकिन ममता बनर्जी अगर उनका टीम भेज सकते हैं मणिपुर, उनका फैक्ट फाइंडिंग टीम जा सकते हैं पहलगांव, उनका फैक्ट फाइंडिंग टीम जा सकता है हाथरस, उन्नाव, किसान आंदोलन, हर जगह। उनका जब राज्य में महिला के ऊपर अत्याचार होगा और जहाँ पर मुख्यमंत्री बोल रहे कि इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, विचार होगा, उनको तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नियम तो सबके लिए एक होना है। तो हम लोग को यही उम्मीद है कि उनको और उनका सरकार को सुबुद्धि रहे और अच्छी तरह से व्यवहार करें, टाइम दे, सुने फैक्ट फाइंडिंग टीम के बाद, क्योंकि ये कोई एजुकेशन करने नहीं आए, इंक्वायरी करने। तो सम्मान के साथ पश्चिम बंगाल का जो संस्कृति है उसको बजाय रखें। हमारा सम्मान भी है, राज्य का सम्मान है, उनके साथ हम लोग सम्मान के साथ व्यवहार करें, ये उम्मीद रखते हैं। और आगे क्या होगा ये मालूम है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जियारत किया पर ठाकरे पर फोड़ा ठिकरा। महाराष्ट्र में त्रिभाषा फॉर्मूला स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य किए जाने के फैसले पर मचे सियासी घमासान के बीच उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सफाई दी है। फडणवीस ने कहा है कि त्रिभाषी फॉर्मूले को लागू करने का फैसला तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के कार्यकाल में लिया गया था। हमने तो अब केवल उसी GR को लागू किया था। हालांकि अब जन विरोध और विपक्ष के दबाव के बाद सरकार ने यह GR रद्द कर दिया है। फडणवीस का यह बयान ऐसे समय में आया है जब महाविकास आघाड़ी लगातार इस निर्णय को लेकर राज्य सरकार को घेर रही थी और इसे मराठी भाषा के साथ अन्याय बता रही थी। मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये आम्ही याच्यावर सांगोपांग चर्चा केली आणि आम्ही असा निर्णय केलेला आहे की त्रिभाषा सूत्राच्या संदर्भात ही भाषा कुठल्या वर्गापासून लागू करावी, ती कशा प्रकारे करावी, कुठली करावी, काय मुलांना चॉईस द्यावा, याचा निर्णय करण्याकरता राज्य सरकारच्या वतीनं डॉक्टर नरेंद्र जाधव यांच्या नेतृत्वात एक कमिटी तयार करण्यात येईल। आपण सगळे जाणता डॉक्टर नरेंद्र जाधव साहेब प्लॅनिंग कमिशनचे मेंबर होते, कुलगुरू होते, शिक्षण तज्ञ म्हणून त्यांना आपण ओळखतो। त्यामुळे त्यांच्या नेतृत्वामध्ये एक समिती या ठिकाणी तयार केली जाईल। त्यात काही सदस्य अजून असतील, त्यांची नावं लवकरच घोषित केली जातील आणि या समितीचा रिपोर्ट आल्यानंतरच त्रिभाषा सूत्र त्या रिपोर्टच्या आधारावर या ठिकाणी लागू केलं जाईल आणि म्हणून 16 एप्रिल 2025 आणि 17 जून 2025 हे दोन्ही शासन निर्णय आम्ही रद्द करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। हे दोन्ही शासन निर्णय या ठिकाणी रद्द आम्ही करतो आणि ही नव्याने समिती तयार करतो। ही समिती त्रिभाषा सूत्राच्या संदर्भातलं सगळं सूत्र माशेलकर कमिटीच्या अहवालाचा अभ्यास करेल। ज्या लोकांचं याच्यावर दुमत आहे त्यांचंही म्हणणं ऐकून घेईल आणि त्यानंतर आपल्या विद्यार्थ्यांच्या हिताचा काय निर्णय आहे तो निर्णय या कमिटीच्या माध्यमातून येईल आणि मग तो राज्य सरकार स्वीकारेल आणि त्यानुसार पुढची कारवाई केली जाईल। अशा प्रकारचा निर्णय आज आम्ही मंत्रिमंडळामध्ये घेतलेला आहे। बढ़ते हैं खबर क्या, कोलकाता गैंग रेप पर रेखा शर्मा का हमला।
कोलकाता में कथित गैंगरेप की घटना पर अब राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने पश्चिम बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है। रेखा शर्मा ने कहा है कि महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद राज्य में महिलाओं के खिलाफ इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही। पिछले साल आरजे कर मेडिकल कॉलेज में ऐसा मामला सामने आया था और अब लॉ कॉलेज में उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि मामले के 3 आरोपी टीएमसी से जुड़े। वहां पे एक महिला सीएम होते हुए भी इस प्रकार की घटनाएं बार बार सामने आती हैं। अभी पिछले साल ही आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस प्रकार की घटना हुई एक बच्ची के साथ, वैसी ही एक घटना अब अगेन ये रिपीट हुई है एक लॉ कॉलेज में, जहां एक बच्ची के साथ बहुत ही निशंक घटना घटी और ये तीनों व्यक्ति जो कहीं ना कहीं टीएमसी के साथ जुड़े हुए थे और उनमें से एक तो पूरी तरह से उनका कार्यकर्ता था। उन्होंने ये बच्ची के साथ रेप किया और आज पुलिस चौथे दिन 5वें दिन वो कुछ चीजें जुटा पाई उनके अगेंस्ट। मुझे लगता है 5 दिन तक पुलिस क्या कर रही थी। आज पेपर में पढ़ने को मिला कि उन्होंने कुछ उनके अगेंस्ट जो थे चीजें वो ढूंढी है वहां से, उस सेम जगह से। मुझे लगता है पुलिस कुछ काम नहीं करती और बार बार उससे क्वेश्चन किया जा रहा है, उस लड़की से, यानी विक्टिम को बार बार विक्टिमाइज करने की जो बात है ये बंगाल पुलिस बार बार करती है। ये मैंने बहुत सारी घटनाओं में पहले देखा। जब मैं 9 साल एनसीडब्ल्यू में थी तब मैंने यही घटनाएं हर साल में 3-4 इस प्रकार की और लगातार बाकी प्रॉब्लम्स महिलाओं की देखी। अभी मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि ममता दीदी इस केस में वैसे ही ना हो जैसे आरजीकर केस में हुआ कि जो सच में लोग शामिल थे वो पूरी तरह पकड़े नहीं गए। और अब मुझे लगता है आपकी पुलिस कुछ काम कर रही है तो उनको करने दीजिए, प्रेशराइज मत करिएगा, क्योंकि बार बार टीएमसी के वर्कर्स प्रेशराइज करके केस को बिगाड़ देते हैं और न्यायालय में जो सबूत जाते हैं वो आधे अधूरे होते हैं। तो आधे अधूरे सबूतों के साथ मत भेजिएगा। ठीक से ये केस हो, उसको बच्ची को न्याय मिले और इस प्रकार की घटनाएं ना घटें, बार बार दोहराई ना जाएं। ऐसा ही मुझे एक अपील करनी है सीएम से, क्योंकि वेस्ट बंगाल महिलाओं के लिए बिल्कुल इनसिक्योर प्लेस है, आज तक बिल्कुल इनसिक्योर जगह है और इसको ठीक करने का आपके ऊपर ही दायित्व बनता है। लेकिन मैम जिस तरीके से इनसेंसिटिव बयान आ रहा है, मदन मित्रा उनका साफ तौर पर वो लड़की अकेली क्यों गई, वहां पर सबको साथ में लेकर जाना चाहिए था, इस तरीके के बयान है। हालांकि एक्शन भी लिया गया, लेकिन ऐसे टाइम पर ये बयान आना, ये इनसेंसिटिविटी है इनके लीडर्स। ये हमेशा ऐसा ही होता है। कहीं पे भी बंगाल में जब भी इलेक्शंस के बाद भी घटनाएं घटी, इसी तरह के बयानबाजी इनके लीडर्स ने दी। इसी से पता चलता है कि वो महिलाओं के विरोध में है, अपने ही लीडर्स के अगेंस्ट वो दे रहे हैं। अभी तो अपने ही महिला लीडर्स के अगेंस्ट बयानबाजी हो रही है। ये बात भी ठीक है कि वो महिला लीडर भी खुद महिलाओं के अगेंस्ट बयान करती रही है और उसमें से मेरे लिए भी उन्होंने इस तरह का बयान किया था पहले। तो इनसेंसिटिविटी तो इनमें कूट कूट कर भरी है, चाहे वो सीएम हो या इनके बाकी लीडर्स हो। इसीलिए ये अभी तक ये टैकल नहीं कर पा रहे प्रॉब्लम, क्योंकि पुलिस भी इन्हीं की सोच पर चलती है। आप खुद बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संगारेड्डी फैक्ट्री हादसे पर हरीश राव का बयान। तेलंगाना के संगारेड्डी में हुए भीषण फैक्ट्री हादसे को लेकर बीआरएस नेता और पूर्व मंत्री टी हरीश राव ने सरकार से तत्काल राहत और कार्रवाई की मांग की है। हरीश राव ने कहा है कि अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है और 26 घायल अस्पताल में भर्ती हैं। फैक्ट्री के अंदर अभी भी 50 से 60 लोग फंसे हो सकते हैं, जिनकी तलाश जारी है। बचाव अभियान पूरे जोर से चल रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और घायलों को 50 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाए। साथ ही उन्होंने आग्रह किया कि सभी घायलों को तुरंत कॉर्पोरेट अस्पतालों में भर्ती कराया जाए। पाशमैलारम एरिया में सिगाची क्लोरोकेमिकल्स में मॉर्निंग 9 बजे यहाँ पर ब्लास्ट हो चुका है। यहाँ के जो वर्कर्स बता रहे कि मॉर्निंग शिफ्ट में 140-150 लोग ड्यूटी में हैं। अभी तक तो
26 लोग हॉस्पिटल में ज्वाइन हुआ बोल के बता रहे, 8 लोग मर चुके हैं बोल के भी ऑफिसर्स ने बता रहे हैं। अब बाकी 50-60 लोग हॉस्पिटल में फैक्ट्री में अभी है। उन लोगों का क्या हुआ, क्या हाल है, अभी तक कोई पता नहीं है। रेस्क्यू ऑपरेशंस अभी चल रहा है। हम गवर्नमेंट से यही डिमांड कर रहे हैं, जो लोग मर चुके हैं उन लोगों को 1 करोड़ रुपए एक्सग्रेशिया दीजिए, और जो लोग घायल हुए हैं उन लोगों को 50 लाख एक्सग्रेशिया दीजिए। घायल हुए से लोगों को कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में फॉरेन ज्वाइन कराइए। यहाँ छोटे मोटे लोकल हॉस्पिटल्स में ज्वाइन करें, ऐसा उनको नहीं बचा सकते। फॉरेन उन लोगों को कॉर्पोरेट हॉस्पिटल शिफ्ट करने के लिए मैं गवर्नमेंट से डिमांड कर रहा हूँ, और गवर्नमेंट से ये भी बता रहा हूँ कि इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। यहाँ पर स्किल्ड वर्कर्स काम नहीं कर रहे, अड्डा वर्कर्स को, लेबर को लेके आके ऐसे टेक्निकल काम पे लगाने में ऐसे इंसिडेंट्स हो रहा। ये तीसरा इंसिडेंट पाशमैलारम में ये 1 साल में हुआ है। आगे ऐसा नहीं होने के लिए जो इंस्पेक्शंस करना है, जो सेफ्टी मेजर्स लेना है, मैं गवर्नमेंट से डिमांड करता हूं वो पूरा जिम्मेदारी से काम करें। काफी लोग परिवार लोग इधर आंदोलन कर रहे हैं, इधर बॉडीज को ढूंढ रहे हैं। हाँ, तो इनके बारे में गवर्नमेंट क्या उनके बारे में अभी मैं कलेक्टर से बताया, लोग आके रो रहा है। थोड़े लोग बिहार से, छत्तीसगढ़ से, नॉर्थ इंडिया से आके यहाँ काम कर रहे हैं। उन लोगों को एक कम से कम कंट्रोल रूम रखो, एक टेलीफोन नंबर इमीडिएट फॉरेन डिक्लेयर करो, एक इंक्वायरी सेंटर लगा के लोग जितने भी फोन करते हैं उनको जवाब दीजिए, कौन सा हॉस्पिटल में है, कौन लोग मर चुके हैं, वो पूरा बताने के लिए फॉरेन एक कंट्रोल रूम खोल के एक नंबर भी मीडिया को देने के लिए मैं कलेक्टर और एसपी से रिक्वेस्ट करा। వెహికల్ వస్తుంది ప్లీజ్ సార్, కొంచెం జరగండి సార్, కొంచెం జరగండి సార్. ఇదేంటి మళ్ళా మేడం ఆఫీషియల్ గా చెప్పినప్పుడు बढ़ते अगली खबर क्यों। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नामांकन आपदा प्रबंधन पर सीएम धामी सदर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज बताया कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि हम सभी ने महेंद्र भट्ट के नाम का प्रस्ताव किया है। नामांकन पत्रों की जांच आज शाम 4 बजे तक की जाएगी और कल चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। इसके साथ ही राज्य में भारी बारिश के बाद बने हालात पर भी सीएम धामी ने स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि कल मैं खुद आपदा प्रबंधन केंद्र गया था और सभी जिलाधिकारियों, एजेंसियों, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य विभागों के साथ बैठक की। धामी ने कहा कि राज्य पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। तो ये क्या माना जाए अब? देखिए, हमारी पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसका जिस प्रकार से विस्तार हुआ है वो अपने आप में ऐतिहासिक है। हमारी पार्टी लोकतंत्र के आधार पर चलने वाली पार्टी है और इसमें हमारे यहाँ पर संगठन का पर्व होता है और संगठन के पर्व में हमारे यहाँ बूथ समितियों से लेकर मंडल के अध्यक्ष, जिले के अध्यक्ष, उसके बाद प्रदेश का चुनाव होता है। आज प्रदेश के चुनाव की तारीख नियत की गई थी। आज नामांकन की प्रक्रिया का दिन था। नामांकन की प्रक्रिया में अभी तक चुनाव नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और हम सब लोगों ने महेंद्र भट्ट जी के नामांकन पत्र दाखिल किए हैं
और 4 बजे तक इन नामांकन पत्रों की जांच होगी। उसके पश्चात जांच होने के बाद कल दिन में जो समय होगा उस समय के अनुसार जो है जो नाम आए होंगे उसके अनुसार चुनाव अधिकारी उस नामों की घोषणा करेंगे। देखिए, आपदा की स्थिति को लेकर कल मैंने स्वयं आपदा प्रबंधन केंद्र पर जाकर सभी जिलों के अधिकारियों के साथ, सभी एजेंसियों के साथ और सभी हमारे जो एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, अन्य विभाग हैं, उन सबके साथ कल समीक्षा भी की और आगे के समय में हमको किस मोड में, कैसे अलर्ट मोड में रहकर काम करना है, किन किन तैयारियों को जो हमने किया है कहीं कोई कमी न रह जाए, उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास होगा कि आपदाएं क्योंकि रोकी तो नहीं जा सकती हैं, लेकिन उनके असर को कम किया जा सकता है, क्विक रिस्पांस किया जा सकता है। उस दिशा में मॉक ड्रिल भी हो रही है और सभी अधिकारी पूरे समय अलर्ट मोड में काम कर रहे हैं। सर, चारधाम यात्रा को रिपीट होने जा रहे हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं इस उपलब्धि को? देखिए, उनके अध्यक्ष बनने के बाद हमने सभी चुनाव में हमको विजयश्री मिली है, संगठन का हमारा विस्तार हुआ है और एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर उनका एक लंबा राजनीतिक सफर है और उसमें सभी को साथ में लेकर संगठन की गति देने में संगठन शिल्पी के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान है और इसी नाते आज उनके नामांकन पत्र को हम सब लोगों ने, मैंने और हमारे सभी सांसदगणों ने, अजय टम्टा जी भी, माननीय मंत्री जी भी यहाँ पर हैं, अन्य हमारे सांसदगण भी हैं, पार्टी के हमारे पूर्व मुख्यमंत्रीगण हैं, सभी ने आज यहाँ पर नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। उनकी जांच हो और संभवतः कल रिजल्ट आएगा। सर, यात्रा को लेकर के अब क्या कोई समीक्षा हो रही है? आखिर यात्रा कब रीशेड्यूल होगी? देखिए, आज चूंकि 24 घंटे के लिए यात्रा रोकी थी, मौसम विभाग ने बताया था कि मौसम काफी खराब रहने वाला है। ऐसे में हम यात्रियों की या किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं उठा सकते। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि जो भी तीर्थयात्री श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी सुरक्षा, वो हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसको ध्यान में रखकर ही हम यात्रा का संचालन कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी पर बरसे मंत्री अशोक चौधरी। वक्फ बोर्ड के विरोध में तेजस्वी यादव के प्रदर्शन में शामिल होने को लेकर बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी और उनके समर्थकों को यह प्रदर्शन अच्छा इसीलिए लगता है क्योंकि वे खुद को मेरे लोग कहने वालों के साथ जोड़ते। चौधरी ने कहा कि एम समुदाय को यह देखना चाहिए कि उनके 15 सालों के शासन में अल्पसंख्यकों के लिए क्या हुआ, कितने अल्पसंख्यक छात्रावास बने, कितने मदरसे सरकारी घोषित हुए, कितने को 5वां वेतनमान मिला। हम तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। हाँ, तेजस्वी यादव इन लोगों को सूट करता है ना, इन लोगों को तो सूट करता है ना, क्योंकि ये क्लेम करते हैं कि हम MY वाले लोग हैं। तो जो M वाले लोग हैं इनको ये देखना है कि 15 साल आपका राजपट रहा, उन 15 साल में कितने अल्पसंख्यक छात्रावास बने, कितने मदरसों को सरकारीकरण किया गया, कितने मदरसों को 5th पे स्केल दिया गया, कितने अल्पसंख्यक के बच्चों को यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाकर BPSC, IAS, IPS की कोचिंग दी जा रही है, और कितने जो लोग कम्पीट कर जा रहे हैं रिटर्न उनके इंटरव्यू के लिए, कितने लोगों को इस प्रदेश में हमारे अल्पसंख्यक विद्यालय के माध्यम से प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। तो कौन व्यक्ति है जो आने वाले उनके नस्ल को सुधारने का प्रयास कर रहा है, और कौन व्यक्ति है जो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करा करके वोट लेना चाहता है। तो जो जात की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, उनको ऐसी राजनीति मुबारक हो। हम तो विकास की राजनीति करते हैं। नीतीश कुमार ने हमेशा कहा है जो वोट देगा उसके भी हम साथ हैं, जो वोट नहीं देगा उसके लिए भी साथ हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बांग्लादेश को लेकर सरकार पर बरसे ओवैसी। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के परभणी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सरकार बांग्लादेश के साथ सैन्य अभ्यास कर रही है, सीमा पर एयरबेस बना रही है, लेकिन देश में बांग्लादेशियों की घुसपैठ का डर फैलाया जा रहा है। ओवैसी ने परभणी में बांग्लादेशियों की मौजूदगी के आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा है कि बांग्लादेश यहाँ नहीं है, यह सिर्फ एक राजनीतिक भ्रम है। अगर बांग्लादेश से इतनी दिक्कत है तो सरकार उससे रिश्ते क्यों नहीं तोड़ती। उनका यह बयान ऐसे समय पर आया है जब देश भर में सीमा सुरक्षा और अवैध घुसपैठ को लेकर बहस तेज। BSF तुम्हारी, इंटेलिजेंस तुम्हारी, अब उन्हें वहां से निकल के यहां तक आ गया, इनको ख्याल ही नहीं है।
ये छोड़ो, कोई बांग्लादेशी परभनी में आने की हिम्मत नहीं कर सकता इंशाअल्लाह ताला। ये भारत की अटूट सरजमीन है। बांग्लादेश बांग्लादेश, अरे कैका बांग्लादेश? बांग्लादेश की जब तुम बात कर रहे हो तो सुनो मेरी बात बीजेपी वालों। वो बांग्लादेश में जब से यूनुस आए हैं, बांग्लादेश पाकिस्तान की नेवी के साथ एक्सरसाइज कर रहा है। बांग्लादेश की फौज पाकिस्तान की मुनीर से जाकर मिल रही है। बांग्लादेश ने भारत के बॉर्डर पर एक एयरबेस को बना रहे हैं, चीन बना रहा है। इसकी फिक्र नहीं है तुमको। बढ़ते हैं अगली खबर की। कोलकाता गैंगरेप केस, आज पश्चिम बंगाल जा रही बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आर्जिकर रेप और हत्याकांड की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इस घटना के करीब 1 साल बाद ही कलकत्ता लॉ कॉलेज में कथित रेप की घटना ने आर्जिकर रेप केस की यादें ताजा कर दी। साउथ कोलकाता की एक लॉ कॉलेज में 24 वर्षीय लॉ स्टूडेंट के साथ कथित गैंगरेप की घटना हुई। इसके बाद पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार सवालों के घेरे में है। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी की 4 सदस्यीय जांच समिति कोलकाता के लिए रवाना हो गई है। क्या कुछ सवाल है जिनके देखिए, फैक्चुअल जांच होगी कि एक व्यक्ति जिसके ऊपर इतना सब पहले से वो आपराधिक घटनाओं में सम्मिलित रहा है और ऐसे में उसको इतने लंबे समय तक कैसे उस विद्यालय, उस यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाने दिया और क्या कुछ रहा। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि एक पश्चिम बंगाल में महिला मुख्यमंत्री है और बार बार इस तरीके की भयानक घटनाएं वहां घट रही हैं। तो इन्हीं सब विषयों को लेकर हमारी पूरी टीम जो है वो जा रही है। कुणाल घोष जो वहाँ के टीएमसी के नेता हैं, उनका बयान आया कि बीजेपी के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, बीजेपी शासित राज्यों में ऐसी घटनाएं होती है तो आप बोलते हैं। लेकिन देखिए, मैं कहीं भी ये घटना होती है उसके हम पक्षधर नहीं है। फिलहाल आपके क्षेत्र में बार बार आरजी कौर के बाद ये इतनी भयानक घटना दोबारा है और छात्र संघ में जो सम्मिलित लोग हैं वो इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका जो जवाब है, इधर उधर की बात ना करें। अभी जो आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं आप उसके जवाब दें। आरजीकर के केस में भी बीजेपी की तरफ से लगातार प्रोटेस्ट हुआ था, आप लोगों ने उसके एक कमेटी गठित, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जी। अब अभी हमें वहां पहुंचना है और उसको लेकर हम बात करेंगे। सवाल है जिनकी देखिए, सवाल तो एकदम बहुत ही स्पष्ट हैं। जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल के अंदर महिलाएं असुरक्षित होती जा रही हैं। पिछले वर्ष भी आपको मालूम हुआ कि आरजी कार मेडिकल कॉलेज के अंदर जिस प्रकार से इस प्रकार का दुष्कर्म हुआ था, उससे पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से वहाँ की जो सरकार है, टीएमसी की जो सरकार, उसके खिलाफ कितने आंदोलन हुए, कितना पब्लिक को सफर करना पड़ा। अभी लॉ कॉलेज के अंदर ऐसा हुआ है और टीएमसी के उनके जो लोग हैं, जो मेन जो उसका आरोपी बताया जाता है, और टीएमसी का सदस्य रहा, अभी भी हैं। दूसरे लोगों के बारे में मैं नहीं एग्जैक्टली कह सकता नहीं है। तो किस प्रकार का, जिस प्रकार की बयानबाजी वहाँ के टीएमसी के नेताओं के द्वारा की जा रही है, बेटी जो है कलकत्ता की बेटी हो या वेस्ट बंगाल के उत्सव की बेटी है, इसके ऊपर राजनीति करना ठीक नहीं है। ये उनके माइंडसेट को दर्शाता है। तो वहाँ कॉलेज के अंदर किस प्रकार का सिक्योरिटी का इंतजाम था, किस प्रकार से बाहर के लोग एक्सेस कंट्रोल नहीं था, गार्ड के रूम में ले जाकर के इस प्रकार का दुष्कर्म किया जाता है, इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है। तो वहीं हम लोगों से बात करेंगे, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, पुलिस ने क्या किया है, कॉलेज में क्या सुरक्षा व्यवस्था थी, और जो पीड़िता है उसके परिजनों से मिलने की हम कोशिश करेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि वहां की जो माननीय मुख्यमंत्री है ममता दीदी, हमारी जो टीम है उसको सभी जगह जाने के लिए अलाउ करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आपने आर्टिकल की घटना का जिक्र किया, आप क्योंकि पुलिस को हेट कर सकते हैं कि राज्य में इस तरह की जो लगातार क्रमबद्ध घटनाएं देखने को मिल रही है, क्या कारण मानते हैं, क्यों ऐसी घटनाएं आ रही है, क्या फेल्यूर भी है या देखते हुए गिरती हुई कानून व्यवस्था है,
नंबर 2, हमारे यहाँ हमारी जो शिक्षा की बात है, हमारे संस्कारों की भी कमी है। तीसरी बात, हमारा जो जीरो टॉलरेंस होना चाहिए कि महिलाओं के प्रति कोई भी अत्याचार होगा, कोई भी अपराध होगा, वो जीरो टॉलरेंस होगा। इस समाज के अंदर पर्कुलेट होना चाहिए। हमारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे जो शिक्षा संस्थान हैं, वहाँ पर जो सिक्योरिटी का जो सिस्टम है उसको हमको बहुत टाइट करने की हमको जरूरत है। एक अंतिम तौर पर अभी बीजेपी लगातार इस पर जो सवाल खड़े कर रही है, वहाँ के नेता टीएमसी के कुणाल घोष, उनका बयान है, उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने राज्यों में जो महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं उस पर आंख मूंद देती है, लेकिन ऐसे सवाल खड़े करते उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित राज्य है। देखिए, ये तो उनके सामने ही है। इतने जो है वहाँ पर इस प्रकार के महिलाओं के खिलाफ इतने केस होते जा रहे हैं। कहीं भी महिलाओं के खिलाफ कोई भी अत्याचार हो, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी या मैं कह सकता हूँ इस देश का कोई भी जागरूक नागरिक इस बात को जो है स्वीकार नहीं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिंदी विवाद पर शंभुराज देसाई का हमला। हिंदी भाषा को लेकर महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक घमासान के बीच राज्य के मंत्री शंभुराज देसाई ने उद्धव ठाकरे पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हिंदी पर जो विवाद आज खड़ा किया जा रहा है उसकी नींव खुद उद्धव सरकार ने रखी थी। शंभुराज देसाई ने कहा है कि जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तब माशेलकर समिति की रिपोर्ट आई थी और इसे उनकी ही सरकार और कैबिनेट ने सबसे पहले स्वीकार किया था। अब वे मराठी समुदाय की सहानुभूति पाने के लिए इस मुद्दे को हवा दे रहे हैं। उन्होंने यह भी जोड़ा है कि उद्धव ठाकरे नई समिति का श्रेय लेना चाहते हैं, जबकि यह भी उन्हीं की सरकार द्वारा गठित की गई थी। इस समिति की रिपोर्ट अगले 3 महीनों में आने की उम्मीद है। अभी संवाद यात्रा और जल्लोष या सभा निकलने वाला, पहला एक उन्होंने आंसर देना चाहिए। अब वक्त हो चला जिसको ब्रेक के बाद ही खबरें मेरे सहयोगी शिवा के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।